वेलकम बैक जी। हल्की सी एक आपने झलक देखी होगी और हम आपका वेलकम करना भूल गए, तो स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ पूरे 9:30 तक हमेशा की तरह बना रहेगा। और इस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं नया वर्ष जो 2017 आ रहा है वो किस तरह का रहेगा, 2017 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग राशियों के ऊपर उसका कैसा प्रभाव होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान मैंने की है कि आप प्रोग्राम को सुने, आप कॉल करने की अगर चाहें कोशिश करें, अगर लग जाए तो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहा है कि अगर कॉल ना ली जाए आज तो अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत सारी चर्चा करना चाहते हैं। 12 राशियां हैं और आज जो है 21 तारीख हो चुकी है और हम चाहते हैं, स्पेशली मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो राशियाँ हैं 12 की 12 राशियाँ उसके ऊपर चर्चा हो पाए, उसके बारे में हम जान सकें। लेकिन फिर भी बीच में आपकी कॉल्स आ जाती हैं तो हमें लेनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ आपका ही मशवरा है कि एक और भी है कि आप एरीज़, आपने फ्राइडे के दिन एरीज़ की बात की, उससे पहले वेडनेसडे भी आपने एरीज़ की बात की, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि हर राशि का एक एक फैक्टर जो है वो आप बताते चलें, तो उससे जो आप डिटेल में बात करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी और बाकी राशियों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी जो है अपनी राशि को जान पाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो बात है वो बहुत ही आपकी जो है वो अच्छी लगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो आज हम उसी के हिसाब से चलेंगे। आज हर एक राशि के एक एक हाउस को हम लेके चलेंगे और जानते चलेंगे कि आखिर हर राशि 2017 में किस तरह से परफॉर्म करेगी। सबसे पहले जैसे हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकंड हाउस के बारे में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो पहले 6 जो साइन है उसके बारे में बात करेंगे, एरीज से लेके वर्गो तक। फिर अगले प्रोग्राम में फ्राइडे में हम बात करेंगे वर्गो से लेके लीब्रा से लेके पासिस तक, ताकि हम हर फैक्टर को छूते हुए चले जाएं और एक अच्छा राशिफल जो है 2017 का किस तरह का होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसको हम जान पाएँ। ये ज़रूरी भी है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, रखते हैं, तो अक्सर कर हम जब उलझ जाते हैं एक ही राशि के ऊपर, तो घंटों बैठे रहना, इंतज़ार करते रहना कि मेरी राशि आएगी, ये कैसा होगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होती है उन लोगों के साथ जो लोग बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चलो देखते हैं एनर्जी क्या कहते हैं। हम बाकी प्रोग्राम पे, न्यूज़पेपर पे, जहाँ वहाँ हम सुन रहे हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ देख रहे हैं। तो आप ये प्रोग्राम ऑनलाइन देखते रहते हैं, फीडबैक आपकी आती रहती हैं और यही मशवरा भी आप ही का। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैं बिल्कुल इस मशवरे के ऊपर आज काम करूँगा। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, क्योंकि एरीज़ के ऊपर हम बात नहीं करेंगे आज, एरीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आज हम टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो इनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम इन्हीं राशियों के फाइनेंस की बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 6 की 6 राशियों को फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले जो जनरल हम बात करते हैं, जो गोचर में, क्योंकि 2017 तो अभी आना है, हम तो उससे उसकी फॉरकास्ट जो है वो करने की कोशिश करें कि किस तरह का अलग अलग राशियों के ऊपर रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो ऑन गोइंग चल रहा है, प्रोसेस में ऑलरेडी है, उसको हम जाने तो उसमें गंडमूल बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात रहती है, क्योंकि अक्सर कर आप फिर मुझे ईमेल्स के द्वारा या फीडबैक के द्वारा कॉल करते हैं या कैसे भी करते हैं, तो अक्सर कर लगा रहता है कि किसी से पता चले। कई बार हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये चीज़ आपको बता दूँ। आज और कल में तो गंडमूल नहीं है, फ्राइडे फिर हमारी मुलाकात होगी तो बात करूँगा। और इसके अलावा आज का जो नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में लोग अक्सर कर लेट नहीं होते, हर काम जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी। शायद इसी जल्दी में हमारा जो एक हम अपनी सेटिंग ही कर रहे थे, उस दौरान कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा होगा, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी होती है। हस्त नक्षत्र आपको पता है कि ये कन्या राशि या कन्या लगन दोनों ही जो है साइन जो है इसमें हमें मिलते हैं। चंद्रमा इसके अधिपति होते हैं, बुध इसके लॉर्ड होते हैं, तो राशि कन्या, बुध इसके अधिपति हैं। तो कहीं ना कहीं ये राशि या ये लगन जो है जब ये चंद्रमा के साथ होता है, इसलिए भी हो जाती है से इस राशि में गुजरते हुए भेष होकर जो है वो राशि से गोचर करते हैं। तो इट मीन्स कि अपने आप में एक बहुत अच्छा फल जो है इस राशि को मिलने लगता है। और स्वाभाविक तौर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और आगे चल के लोगों को गाइड करना बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। अपनी हेल्थ के बारे में बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द अपने लिए हमेशा सतर्क रहें, जागृत रहें, अवेयर रहें कि हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी स्थिति में हमारा कोई नुकसान या हम हो जाएगा या कोई हमारा फ़ायदा ले जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं की ज़रूर रहती है। कहीं ना कहीं इनको एक बात की कमी रहती है कि ये बहुत इमोशनल प्रकृति के हो जाते हैं। इमोशनल प्रकृति का जब भी इंसान होता है तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार आप छोटी छोटी बातों को लेके एग्रेसिव आप हर्ट करते हैं और फिर खुद परेशान हो जाते हैं। या किसी को हर्ट करने का अगर आपको बताया कि आपने किसी को हर्ट किया है, तो अगर आपको करे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने किसी को कर दिया तब भी आप बहुत इमोशनल और दुखी फील करते हैं अपने आप के, ऐसा मेरा मकसद तो नहीं था, मैंने मीन तो नहीं किया था, लेकिन ऐसा हुआ है, तो आप अपसेट फील करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये राशियों का, ये ग्रहों का, ये नक्षत्रों का एक ऐसा खेल है और उसमें दशाओं का एक ऐसा रहता है जिससे जो ग्रह गुजरते हैं उनका अपना एक प्रभाव मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह के पास कोई कंट्रोल है किसी चीज़ का देने का, तो वो है सूर्य। सूर्य का एक साल का जो भ्रमण है, एक राशि में रहते हैं और एक राशि में रहते हुए ये अलग अलग नक्षत्रों से गुजरते हैं। और इस दौरान ये लगभग बहुत सारे हमारे जीवन के जो उपयोगी बातें होती हैं, जिनमें हमें होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होते हैं, जिसकी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसमें सक्सेस मिलना या उसमें फेलर होना कहीं ना कहीं रह छुपा रहता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज की जो नए वर्ष की राशियां उसके बारे में। तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं कहता चलूं कि जिनका जन्मदिन है भाई, आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उसके साथ साथ ही मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। जिस दिन आपके लिए तरक्की भरे हों, खुशहाली भरे हों, खुश रहें, तरक्की करें, सेहतयाब रहें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, यही दुआएं प्रार्थनाएं आपके लिए हैं और ईश्वर इनको कबूल करे। ये कामना भी साथ में है कि क्योंकि हम दुआएं तो रोज़ करते हैं, लेकिन सुनी कोई जाती है, तो कई बार ये हो जाता है कि हमारे में क्या कमी है। तो इस कमी को समझने की हम बात करेंगे कि आखिर हमारे अंदर कमी क्या है। कई बार हम लोग सिर्फ इसीलिए उसको याद करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम उसको याद नहीं करते हैं। तो ये शायद एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी दुआओं में, तो हमें उससे थोड़ा सा आगे निकलना होता है। तो अब हम बात करें सीधे। और इसके अलावा जैसे शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर नहीं आ रहा होगा, मैंने कहा था कि जो प्रीमियम नंबर है वो ना आए, लेकिन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कॉल कर पाएंगे। नहीं आ रहा है तो फिर भी आप ऑफ एयर मेरे साथ बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फीडबैक नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमेशा आता है प्रोग्राम समाप्त होने से पहले, जो 0182721640 है, उस पर आपका कोई भी मशवरा है, कोई भी राय है, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, तो इस पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियाँ आपके साथ बनी हुई हैं वो किस तरह की होंगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉरस राशि या लगन, वैसे तो जो भी गोचर होते हैं वो राशि से, चंद्र ही उसमें प्रधान होता है, उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन दशाओं का महत्व जो है वो चंद्र राशि से कम, वो लगन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम दशा की बात भी करेंगे, नक्षत्र की बात भी करेंगे, राशि की बात भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं लगन का भी कुछ प्रभाव लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं टॉरस की बात करूँ, टॉरस के लिए ये जो वर्ष है 2017 वो कैसा रहेगा, तो हमने एक फैक्टर जाना था कि ये वर्ष 1 अंक को लेके आएगा। तो सूर्य बहुत प्रभावी रहेंगे, 3 मूलांक होगा, भाग्यांक होगा, 3 सॉरी मूलांक नहीं भाग्यांक होगा। तो 1 और 3 नंबर के लिए ये निश्चित तौर पे वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा। जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है निश्चित तौर पे, और रविवार का दिन भी, संडे का दिन भी अगर आता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण एक कामयाबी वाली बात हम कह सकते हैं। कोई भी टास्क अगर इन दिनों में किया जाता है तो उसमें सफलता मिलने के भरपूर योग बने हुए हैं, 1 अंक वालों के लिए ख़ास तौर पे, और 3 अंक वालों के लिए भी निश्चित तौर पे 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ उनके लिए भी ये वर्ष बहुत 2017 जो है 2070 जब बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि इसमें 2 और 7 नंबर का भी समावेश है। तो इन अंक वालों को के ऊपर भी विशेष तौर पे नए वर्ष का एक सेमी फ्रूटफुल, जिसको कह सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन सेमी फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि अगर जन्म कुंडली बेहतर पोजीशन में है, आपके अंक आपको सहायता दे रहे हैं, आपकी राशि आपको सहायता दे रही होगी, तो निश्चित तौर पे दशाएं आपकी फेवर में होगी, तो निश्चित तौर पे ये एक जो आने वाला वर्ष है आपके लिए एक मेमोरेबल जैसे हो जाएगा कि आप कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट ईयर इन माय लाइफ। तो ये चीज़ें अक्सर कर हम कहते हैं कि मुझे वो वर्ष याद है, मुझे वो घटना याद है, मुझे वो तारीख याद है, मुझे वो घंटा याद है, मुझे वो दिन याद है। हम अक्सर कर ऐसी बातें स्पेसिफिकली करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ। मुझे याद है कि मुझे अमेरिका से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मुझे
4 बजते हैं जैसे ही, जिस तरह भी मेरी निगाह जाती है तो वहीं मेरे दिमाग में क्लिक होने लगता है कि 4 बज गए हैं। तो उनको ये डर होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कुछ बुरा छुपा हुआ है। तो अक्सर कर आदमी घबरा जाता है, क्योंकि पास के कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए होते हैं जिसकी वजह से आदमी के अंदर ये घबराहट, ये बेचैनी होने लगती है। समझ सकता हूँ। एक तो उस ऊपर से ये दिसंबर का महीना है, दिनों की जैसे कह रहे कि डे ड्यूरेशन बहुत कम हो चुकी है, रात भी बड़ी है, ठंडी शीत हवाएं चल रही हैं, मुश्किल हो जाती है, बारिश गीला गीला सा, कहीं कुछ करने को दिल नहीं करता है। तो क्या करें, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट करना है, हमें आगे बढ़ना है क्रिसमस को और नए वर्ष को वेलकम करने के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी होगी। आप अपने मित्रों से, फैमिली मेम्बर से मिलते होंगे, ये आपके स्पेशल डिनर होंगे, बहुत कुछ होगा, तो आप उनको एंजॉय करें, भूल जाएं इन ठंडी रातों को, बस एंजॉय करें ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो है वो बनी रहे। तो हम बात अगर टॉरस राशि करें कि टॉरस राशि में क्या होगा 2017 में, 2017 में, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें देखनी होगी ग्रहों की स्थिति। जैसे आप कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि आप किस तरह से इसको देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि टॉरस राशि में 2017 रात के 12 बजे 1 जनवरी 2017 को जो पोजीशन होगी रात के 12 बजे होगी कि राहु आपकी कुंडली से, आपकी चंद्र कुंडली से जो है उस समय 4th हाउस से गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, जो ऑन गोइंग ऑलरेडी चल भी रहा है। तो उसके अलावा बृहस्पति भी पंचम भाव में 5th हाउस में जो अभी चल रहे हैं वहीं पे विराजमान रहेंगे। कुछ एक चेंजेस इनके बीच होंगी जो समय समय पे, जिसके बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में। और इसके अलावा शनि जो हैं वो 7th हाउस में होंगे आपकी राशि से, और ये 25 ऑफ जनवरी के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, कैलकुलेशन जो मैंने की थी, आफ्टरनून टाइम समथिंग ये होगा जब ये शनि जो है वो ट्रांजिट करेंगे और ये अगली राशि में एंटर कर जाएंगे जो कि धनु राशि है। और धनु राशि का जो प्रभाव होगा उसको हम जानने की कोशिश करें। एक ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जो ही जारी रखूँगा। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जन्म कुंडली में हम बात टॉरस राशि के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें कॉल जरूर आ गई, उसके ऊपर हम चर्चा साथ में कर रहे हैं। मैंने तो कोशिश की थी कि ब्रेक में ही इनको मतलब इनका मशवरा दे दिया है, लेकिन बात थोड़ी लंबी होगी। जी हाँ, कहिए। जैसे आपने कहा कि वो घर छोड़ के भी चले गए हैं, तो मैं आपको बता दूं फरवरी तक ये जो सिचुएशन है वो इसी तरह के से बनी रहेगी। आपको पीस ऑफ माइंड जो है, आपको काम रहना होगा, उनको भी थोड़ा करना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इस छोटे टाइम पीरियड के लिए आप बड़ी मुश्किलें पैदा ना करें। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक आप सिंपल, जो मैंने आपको एक रिंग बोली है, वो आप रिंग कहीं से भी शॉप से आपको मिल जाएगी, वो लेके आप डाल लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। कहीं से ही मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। और वो सिंपल प्लेन। जी, रात को ना घर में चलने की भी आवाजें आती हैं, जैसे छोटी बेटी को भी कुछ नजर आता है। आप ये जो बातें कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इन बातों से बिल्कुल 100% आपके साथ सहमत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत कह रही हैं, ये आपके मन का बहम है, भ्रम है, ये है, वो है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ फरवरी तक रहने वाली हैं और अचानक से आई हैं और अचानक से ख़त्म भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से आप ऐसा एक्सपीरियंस करिए, लेकिन इन बिटवीन बहुत कुछ हो गया जो आपने बताया कि नुकसान हुआ, वो चले गए, और बहुत कुछ। अब हम ऑन एयर कुछ चीज़ें जहाँ नहीं की जाती हैं तो मैं नहीं उनको बोलूँगा, लेकिन अब इनसे बचना कैसे है, उस बचने का तरीका मैंने एक आसान सा तरीका आपको बताया कि कॉपर रिंग कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बस वो आप लेके आप डाल लीजिए। ठीक है, उसको डालने के बाद आप मुझे फिर से मार्च अप्रैल में फिर से दोबारा कॉल कर लें या फिर बात कर लें। फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, उस पर बात कर लें, तो उसमें जो भी होगा मैं आपकी मदद जो है, आपको जो है गाइडेंस जो होगी मैं प्रदान कर दूंगा। और बताएं भैया, आपका कोई और नंबर नहीं है जैसे प्राइवेट कॉल? हाँ, वो प्राइवेट कॉल के लिए, प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए ही आपको फीडबैक नंबर पे कॉल करनी होगी, जो आपके मैंने बोला था, शायद आपको नंबर जो आ गया, जो 01827 शायद अभी आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 01827216401 होगा, वहाँ पे कॉल करके आप प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये सिंपल सा उपाय अभी आपने जरूर करना है, क्योंकि अगर आपका बाई चांस आपसे बात ना हो पाए तो ये उपाय आपने जरूर कर लेना है इस दौरान। ओके जी, शुक्रिया जी आपका। थैंक यू जी, ओके, शुक्रिया जी। मैं यही चाहूँगा, टीम मेंबर से कहूँगा कि अगर आपने नंबर डिस्प्ले किया हुआ है तो अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी सी बात कर लें राशियों के ऊपर, क्योंकि ये राशियाँ बहुत ज़रूरी हैं।
और फिर मैं परेशान हो जाता हूँ जब फीडबैक नंबर और कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि भाई आप एक ही राशि के ऊपर उलझे हुए हैं, आप आगे बताएं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें। तो हम बात कर रहे थे कि टॉरस में किस तरह से हम जानें। तो हमें पता है कि शनि जो है आपके 7th हाउस से इस समय चल रहे हैं और ये 25 तारीख को आफ्टरनून में ये ट्रांजिट करेंगे और इनकी जो प्रोग्रेस होगी वो होगी, एंट्री जो होगी जिसको हम कह सकते हैं वो होगी आपके 8th हाउस में। और 8th हाउस में जब भी कोई ग्रह, और शनि जैसा एक क्रूर ग्रह जो है माना जाता है, क्रूर है लेकिन ठंडा है, ऐसा ग्रह जब आता है तो ये 2.5 साल के लिए जिस भी घर में ही बैठता तो पूरे 2.5 ईयर के लिए उस घर को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर संबंध अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट पैदा करता है और अगर संबंध बुरे हैं तो बुरे रिजल्ट दिखाता है। ये इसमें एक ताकत है कि आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है और बिगड़े हुए कामों को संवार सकता है। और ये अक्सर कर देखा जाता है कि शनि की कृपा जिस पे हुई वो राजा हो जाता है, रंग से राजा बन जाता है। तो इस तरह की स्थितियां हम देखते हैं, लेकिन हम बात को इस तरफ ना ले जाके जानने की वजह ग्रहों की स्थिति क्या होगी। शनि जो शुरुआत में वर्ष की 1 जनवरी को होंगे वो 7th हाउस में होंगे, 25 तारीख को निकलेंगे 8th हाउस में चले जाएंगे। वहीं सूर्य और बुध, सन एंड मरकरी ऑलरेडी 8th हाउस में बैठे हुए होंगे उस समय जो 1 जनवरी को। तो ये कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ फाइनेंस जो है आपकी कुंडली में उसका 8th हाउस के साथ कनेक्शन होगा और प्रॉपर्टी का कारक ग्रह जो है वो भी 8th हाउस में होगा। तो कहीं कुछ जहाँ पे मुश्किलें हो सकती हैं जिसके बारे हम 1 बाय 1 जब ग्रहों को देखेंगे, हाउसेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसके अलावा चंद्रमा जो कि विशेष तौर पे इस वर्ष को रूल करने वाले हैं, एज ए नक्षत्र लॉर्ड, लगन के नक्षत्र लॉर्ड भी हैं, राशि के नक्षत्र लॉर्ड भी हैं और दशा भी चंद्रमा की ही होगी। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव जो है एस्ट्रोलॉजी में वो दिखाई देगा। और चंद्रमा आपको पता है कि मन की शक्ति जो है चंद्रमा के हिसाब से चलती है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी उदास हो जाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोने लगते हैं। चंद्रमा की तरह हम बढ़ते हैं और चंद्रमा की तरह हम डूबने लगते हैं। तो जब वर्ष में चंद्रमा किसी तरह से भी शुरुआत में उसके साथ जुड़ जाता है और अधिकार जमा लेता है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कुछ परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानी का कारक हो सकता है। और आपके लिए तो विशेषकर चंद्रमा जो है वो अच्छे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पोजीशन का कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। तो वो हम हाउस वाइज जब देखेंगे तब जानेंगे कैसे होगा। वहीं मंगल शुक्र केतु जन्म कुंडली आपकी नए वर्ष की कुंडली में 10th हाउस में होंगे और इसमें मंगल और शुक्र जो हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है। शुक्र साथ में लग्नेश भी है। वहीं मंगल सप्तमेश और द्वादेश होने की वजह से, षष्ठ और द्वादेश का एक संबंध होने से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हमें कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की उलझनें जो है हमारे सामने आ सकती हैं। तो ये रहेगी नए वर्ष की कुंडली, नए वर्ष के ग्रहों की स्थिति का इस तरह से होना और फिर उसका हमारे ऊपर 1 बाय 1 हर एक फैक्टर के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा उसको जानने की अब कोशिश करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि आपकी जो 1st हाउस है टॉरस का, जो पहला घर है, राशिपति जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है वो यहाँ राशिपति भी हैं वहीं षष्ठेश भी हैं और बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं वो कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में बैठने से क्या होगा? इसका अधिक संबंध जो है आपकी मनोवृत्ति का, मानसिक स्थिति जिसको हम कह देते हैं कि हमारी अपीयरेंस, हमारा पूरा ध्यान जो होगा वो किस तरह रहेगा, वो प्रोफेशन की ओर रहेगा, जिसकी वजह से टू मच स्ट्रेस लेने से आपकी सेहत के ऊपर इसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नई नई योजनाएं आप बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये माना जाता है कि टॉरस राशि एक बहुत ही क्वाइट पीसफुल राशि, अपने काम से काम रखने वाली है। ये किसी के काम में कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस इसका नहीं होता है। जब तक इनको पुश ना किया जाए ये तब तक आपको जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन जहां आपने इनको इंसिस्ट कर दिया, इनको इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया, तब फिर ये ऐसा होता है कि पूरी ताकत से फिर उस चीज़ का सामना करते हैं और फिर तब तक नहीं बैठते हैं जैसे कोलू का बैल, अकेला ही सब जो भी आप उसमें कोलू में पीड़ना चाहते हैं उसको पीड़ के ही दम लेता है। तो इस तरह की इसकी ताकत है। तो इस तरह से हमें देखना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, लेकिन एक ही बात की कमी रहेगी, वो है 6th हाउस, जो कि देखने में अच्छा है, चीज़ों को बेहतर बनाएगा, लेकिन हेल्थ के मामले में इसका बहुत सारा ध्यान जो है हमें देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्लानिंग करते हुए आप अपनी सेहत के ऊपर
कोई बुरा प्रभाव डालें। उसके पीछे एक और भी बड़ा कारण है, वो है मंगल। द्वादश मंगल जो है सप्तमेश मार्ग के स्थान के मालिक भी हैं और द्वादश लॉस के घर के मालिक भी हैं। वो 10th हाउस में साथ ही बैठे हुए हैं। हालांकि ये योग अच्छा है, अगर सप्तमेश 10th हाउस में बैठ जाए तो आपको अपने साथी से, अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से बहुत सारा लाभ होता है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमें वो भी देखने होंगे कि उनका प्रभाव क्या, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें करते 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 हम अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर लें। सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो देना होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि राशि की अगर स्थिति देखूँ तो बेहतरीन स्थिति जो है इस समय में मैं देख रहा हूँ, और पूरा कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बिजनेस में आगे तरक्की करने का अवसर मिलेगा। शादी के मामले में भी ये काफ़ी हद तक ये वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसको हम शादी के ही हिसाब से देखने की बात करेंगे क्या होगा। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे कि ये समय आपको आपके प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाने में सक्षम है, लाभप्रद है और लाभ प्रदान करेगा। वहीं हम बात करें धन की, क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ भी करें हमें चाहिए क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारी पॉकेट में क्या होगा, हमारी बैंक में क्या होगा, हमारी सेविंग्स क्या होंगी, क्या हमें जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं, जो नीड्स हैं, क्या वो हमारी फुलफिल होंगी, किस तरह से हम उसको लेंगे। तो टॉरस राशि में सेकंड हाउस मीन जेमिनी, बुध, जिसकी मैंने बात की थी, बुध 8th हाउस में बैठे हुए हैं। अब ये स्थिति कहीं ना कहीं कुछ बुरा या कुछ कमज़ोर, बुरा ना कहूँ तो कमज़ोर कह देता हूँ इसको, कुछ कमज़ोर दिखा रही है। धन के मामले में कुछ स्थितियाँ कमज़ोर बनी हुई दिख रही हैं, और इसमें मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये स्थितियाँ जो हैं वो अधिकतर जो हैं आपको जो परेशान करेंगी वो आपके फॉरेन से जुड़े हुए लेन देन जो हैं, जो चीज़ें हैं, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ से जो आपकी इनकम का जुगाड़ बना हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अननेसेसरी ट्रैवल जो है वो आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि क्या हमें मोर्गेज या लोन जो है हम जो लेना चाहते हैं वो मिलेगा। यहाँ पे आके कहीं ना कहीं एक बात बहुत अच्छी बन गई है कि अगर आप लोन देख रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर आपकी कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि काम की एक बड़ी प्लानिंग आपकी लगन से, राशि से ही मैं देख पा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे ये नया वर्ष आपको उस ओर बहुत सारी कामयाबी दे रहा है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसी किसी से पैसे बोरो करने की बात हो रही है तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलती हुई इस नए वर्ष में जो है वो दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक सुकून भरी बात है। लेकिन समस्या वही है कि अगर इस समय में आपने सही तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया तो फिर ये डेट जो है वो आपको परेशान करेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, या जानबूझ के आप कहते हैं कि चलो अब पॉकेट में पैसे हैं, आप जो मर्जी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया तो निश्चित तौर पे ये आने वाले समय, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। ये वर्ष अगर आपको इस तरह सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल बाद जब वर्ष बदले तो स्थितियाँ और ख़राब हो जाएँ। जो आप अभी इंजॉय कर रहे थे उसको फिर आपको रीपे करते समय मुश्किलें आ जाएँ और फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति ना बने। इन चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये बात टॉरस राशि वालों की। 2 हमने घर देखे हैं, जिसमें फर्स्ट हाउस जो है आपकी हेल्थ और आपकी सोच और आप किस तरह से उसका उपयोग करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। बस हेल्थ का ध्यान रखें। और जहाँ धन की बात है, ये दूसरों से पैसे लेके बैंक से या जहाँ से भी आपने वो होता हुआ दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंडर डेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारी वेल्थ है तो वो वेल्थ आपकी जो है इस बार खर्चे होंगे और आपको उसको खर्चना होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं और अच्छी देख रहा हूँ वेल्थ के बारे में टॉरस राशि वालों के लिए, वो क्या है, क्योंकि इसका संबंध है 8th हाउस से। 8th हाउस मीन्स सडन, कुछ चीज़ें सडन, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, सडन हो जाना। इसमें जहाँ आपको बहुत सारे फ़ाइन आ सकते हैं,
बहुत सारी पेनल्टीज़ हो सकती हैं, बहुत सारा सडन नुकसान हो सकता है। वहीं एक एडवांटेज इसमें है, अगर आपने किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर रखा है, कोई भी क्लेम आपका है किसी तरह का भी है, या आपकी इनहेरिटेंस कुछ भी ऐसा है जिसके ऊपर आप बैठे हुए कि आपको मिलना चाहिए, तो ये वर्ष कहीं ना कहीं उस तरफ ज़रूर आपके लिए एक लाभ की स्थिति जो है वो बनाए हुए है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं उसको आप नोट करेंगे और ध्यान में लेके आएंगे कि किस तरह से आप किन चीज़ों को करें और किन चीज़ों को आप छोड़ दें। इसके अलावा हम बात करेंगे आज जेमिनी राशि वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए कि आपका ये नया वर्ष जो है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले 3 अंक है आपकी राशि का। 3 अंक होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नंबर 3 जो है इस समय नए वर्ष का भाग्यांक है और इसमें बहुत मजबूती के साथ इसका रोल प्ले हो रहा है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में तो जो है कि 3 अंक, न्यूमरोलॉजी में तो 3 अंक का जो रूलर है, रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेमिनी, मर्करी। तो जेमिनी में किस तरह की ग्रहों की स्थिति उसको पहले जानें, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे हेल्थ एंड वेल्थ, फिर आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे बाकी राशियों की ओर, अलग अलग हाउसेस की ओर। तो सबसे पहले इस कुंडली को हम जानें कि नए वर्ष में जेमिनी में ग्रहों की पोजीशन क्या होगी। अगर आपने देखा होगा टॉरस को, तो हम जैसे एक आगे घर बढ़े तो जितने भी ग्रह जहाँ जहाँ बैठे तो वो एक घर आगे बढ़ जाएंगे, तो यही स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इस कुंडली को बनाएं और फिर आगे की कुंडलियाँ अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी कि किस तरह से ग्रहों का परिवर्तन अलग अलग राशि के ऊपर हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जेमिनी में राहु 3rd हाउस में लियो राशि में रहेंगे, क्योंकि राशियाँ नहीं बदलेंगी, हाउसेस का चेंज जरूर आपको देखने को मिलेगा। राहु 3रे घर में वही लियो राशि में होंगे। वहीं जुपिटर जो टॉरस वालों के लिए 5th हाउस था, अब जेमिनी वालों के लिए 4th हाउस में टॉरस जुपिटर जो है वो बैठे हुए हैं, ये कन्या राशि में, अपने आप में अच्छी बात है। वहीं शनि जहां टॉरस राशि वालों के लिए 7th हाउस में थे, वहीं जेमिनी के लिए 6th हाउस में, और 25-26 जनवरी के आसपास ये निकल के 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, एंट्री होगी इनकी, जिसका अलग प्रभाव रहेगा। उसको हम जानेंगे कि किस तरह का प्रभाव जो रहेगा, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रभाव होगा। वहीं सूर्य बुध 7th हाउस में, चंद्रमा जो कि इस पूरे वर्ष का कारक रहेगा दशा लॉर्ड की तरह से, नक्षत्र लॉर्ड की वजह से, चाहे वो लगन का नक्षत्र हो, चाहे वो राशि का नक्षत्र हो, तो कहीं ना कहीं, और आपकी कुंडली में भी धनेश है, धन के भाव का कारक है, और टॉरस वालों के लिए भी धन का कारक 8वें घर में था। और यहाँ जेमिनी में भी एक बड़ी अचीव सी बात हुई है कि धन का कारक ग्रह चंद्रमा 8वें घर में है, तो ये कोई गुड साइन दिखाई नहीं देता। और ख़ास तौर पे योग दशानाथ उस वर्ष का है, अगर वो 8th हाउस में आए तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें ज़रूर पैदा करता है। तो वो कैसी होंगी, क्या होंगी या नहीं होंगी, उल्टा जैसे हमने क्लेम की बात की थी, कुछ आपका ऐसा उलझा हुआ काम है, उल्टा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हानि होने की बजाय वो जितनी देर से रुका हुआ काम है आपकी फेवर में हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो कुछ भी संभव है, उसको जानने की कोशिश करेंगे हम जब आगे बात करेंगे। तो मंगल, शुक्र और केतु 9th हाउस में होंगे, तो उनको भी हम देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलता हूँ, बात करूँगा आपसे ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। सबसे पहले तो मैं अपने टीम मेंबर्स को बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरी बात को सुना और ये नंबर आपने जो है उतारा है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तो बात से बात बनती जा रही है, तो बीच में बात फिर एक फ़्लो जो होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन फिर भी जो आप दर्शक हैं, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप अगर प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नहीं आपकी बात हो पा रही है, ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा नहीं होगी, ये प्रोग्राम के नंबर आते रहेंगे। लेकिन आप जो है कि अगर आप कोई मशवरा, एडवाइस कुछ भी आपका है, या प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी भी 0182721640 जो नंबर है उसके ऊपर कॉल करके जो भी आपकी सिचुएशन है उसके बारे में आप वहाँ उस नंबर पे डाल करके आप अपने लिए जानकारी जो है वो ले सकते हैं। उसी हिसाब से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी, और उसके हिसाब से आपको जो भी है, अगर प्राइवेट कंसल्टेशन है या आपने कोई एडवाइस करनी है, जो भी होगा उसमें आप अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। हम बात कर रहे थे जेमिनी के बारे में कि राशिपति चंद्रमा जो है, सॉरी राशिपति नहीं है, दशानाथ जो है, नक्षत्रपति जो है वो चंद्रमा 8th हाउस में है, वहीं मंगल, शुक्र और केतु 9th हाउस में है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राशि को कि राशि की अपनी पोजीशन क्या है। तो राशि में एक पोजीशन हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस बार, वो ये है कि यहाँ पर
बुध जो है आपके राशिपति हैं और आपकी लगन को जो है वो, आपकी राशि को जो है वो देख रहे हैं। सूर्य के साथ मिलके, सूर्य जो है ऊर्जा से भरे हुए, एनर्जी से, पावर से भरे हुए प्लैनेट हैं और ये एक अच्छी, बहुत अच्छी स्थिति है जिसमें बुध जो है उनका सहारा लेके लगन को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में जहाँ ये बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है, क्या वास्तव में वैसी होगी, उसको जानना भी उतना ही ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम देखें तो आपके राशि का जो संबंध है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये जो बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है इस समय, वो जितनी, जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो यही स्थिति मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इस समय के दौरान आपको, नए वर्ष के दौरान, बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उलझनें क्या होंगी? सेहत से जुड़ी हुई हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, काम से जुड़ी हुई हो सकती हैं, वर्कर से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो इस दौरान आपको हर एरिए में ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर आपको सही दिशा में काम करना है, सही दिशा में। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे कुंडली में कानूनी जो दाव पेच हैं जो है वो देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बार किसी कानून के दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे आपको बचना होगा। इसलिए किसी भी इलीगल एक्टिविटी से आपको दूर रहना है। ऐसा कोई भी आर्गूमेंट, झगड़ा जो आपको, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दे, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। और ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी हानि देगा, क्योंकि कुछ ऐसा संबंध इसका मैं देख रहा हूँ जो दिखा रहा है कि आपको किसी ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ सकता है। कोई सर्जरी, चाहे वो माइनर हो या बड़ी हो, उसका काम आ सकता है। किडनीज़ के ऊपर इसका ख़ास तौर पे, पेट के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे इसका मैं प्रभाव देख रहा हूँ। तो ज़रूर ध्यान दें। बाकी तो हम हमेशा कहते हैं कि जब हेल्थ की बात होती है तो डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे दवाई दारू मशवरा जो भी है वो आपको देंगे। ग्रहों में जो स्थिति है उसके बारे में ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये आपकी राशि को, नया वर्ष जो है, प्रभावित कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को और आपकी रेपुटेशन को दोनों तरह से प्रभावित करेगी। इस बात का आपने बहुत सारा ध्यान देना है। ये बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के लिए इस वर्ष विशेष में रहेगी। और साथ ही साथ धन की स्थिति की हम बात आपकी चर्चा करते चलें तो चंद्रमा जो है सेकंड हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस, फैमिली, ये सब कुछ रहता है। फैमिली मीन्स पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जहाँ हस्बैंड वाइफ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसका लॉर्ड 8th हाउस में होने से किस तरह की स्थिति रहेगी उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का कारक चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है, तो क्या वो इस तरह के रिज़ल्ट हमें देगा? और अगर वो रिज़ल्ट हमें आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? फैमिली में कुछ मुश्किलें पैदा करेगा या फिर हमारे लिए कुछ और उलझने पैदा करेगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो सीधी सीधी स्थितियाँ दिखा रहा है कि आपको काम के प्लेस के ऊपर, काम के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियल नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप किसी भी तरह से, आपको एक अच्छा सोलिसिटर मिल जाए या कोई भी ऐसी स्थिति हो जाए जिससे चाहे आप उन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, आप उन सब चीज़ों को रिकवर कर लें, जो उलझनें आपके सामने आ रही हैं, चाहे आप उनसे बाद में बच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चंद्रमा की पोजीशन परिवार और धन के मामले में पहले कुछ रुकावटें दिखाती हुई नज़र आ रही है। जैसे कहें कि जो इनकम फ्लो अभी है, जो प्यार परिवार में अभी है, उसमें कमियां आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई और कारण हो जाएगा जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं मुश्किल होती चली जाएंगी। अब मुश्किल होंगी तो फिर आपको पता है कि पीस ऑफ माइंड ख़राब होता है, तो फिर हम गुस्से में होते हैं, हर चीज़ को हम अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर आपको पता है कि गलतियां होने लगती हैं। तो जितना पेशेंस आप बना पाएंगे, जितना आप काम रह पाएंगे, क्योंकि एनर्जी से भरा हुआ 3rd हाउस है आपकी राशि जो है, तीसरा एनर्जी पावर से जुड़ी हुई राशि है जी, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, मीठापन अपनापन बना रहेगा, प्यार स्नेह बना रहेगा। अगर कहीं किसी कारण से कुछ कमी आ भी गई है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उनको और बड़ा खींचने की कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए, इस राशि वालों के लिए ये एक बुरा समय होगा। और इस खास तौर पे उनके लिए तो और भी बुरा होगा जिनकी अपनी जन्म कुंडली में, जिनकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में इस तरह के योग पहले से ही चल रहे हैं और वहाँ से ये नया वर्ष भी ऐसा आ गया है, तो निश्चित तौर पे ये आपको हानि देगा। हानि हमेशा ही मुश्किल होती है। आप कहीं से पैसे बोरो करने की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका लोन जो है वो पास ना हो। आप 2-3 जगह अप्रोच करो, आपको बिल्कुल मना हो जाए। हो सकता है कि चौथी बार कहीं और जाके करें तो आपको वो मिल जाए, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हाई होगा, मतलब आपको कुछ खोकर ही कुछ पाने को मिलेगा। सो इतना आसान ना समझें कि ये नया वर्ष जो है दो बड़ी चीज़ों को, जहाँ खुद आपको और फिर आपके फाइनेंस को प्रभावित किए हुए हैं। प्रभावित, तो ये कोई अच्छा सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि दशानाथ चंद्रमा है। चंद्रमा दशानाथ होकर एक चीज़ मुझे यहाँ जरूर बड़ी अच्छी दिखा रहे हैं कि परिवार में कुछ उलझी हुई चीज़ें जो होंगी, उलझी हुई चीज़ें मतलब जैसे एक रिलेशनशिप में कोई ख़राबी चल रही थी, फैमिली की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट बनाएंगे, थोड़ा सा उसको सही तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे, हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ अच्छी सफलता आपको जो है वो मिल सकती है। यही हमें चाहिए। इसके अलावा आपकी राशि से शनि का गोचर 7th हाउस में जा रहा है, तो पार्टनरशिप के मामले में निश्चित तौर पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि शनि धनु राशि में आकर बृहस्पति को भी दूषित करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। तो कोई भी चीज़ इस तरह की अगर आप करेंगे जो कि ख़ास तौर पे पैसे से जुड़ी हो, पार्टनरशिप इसलिए कह रहा हूँ कि वो पैसे से जुड़ी होगी किसी तरह से भी, तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। अन्यथा फिर कोई बात नहीं, हम मिल बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो भी आपका उपाय होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों से लाभ ले सकते हैं। खैर, ये बात हो गई जमनाई राशि वालों की। अब हम बात करेंगे कैंसर राशि वालों की। कैंसर राशि वालों के लिए समय कैसे होगा, किस तरह से ये नया वर्ष 2017 आप लोगों के लिए अपना प्रभाव देगा। तो अंकों की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि 2 नंबर जो है 2017 में कहीं ना कहीं हम उसको देख पा रहे हैं। तो 2 अंक जो है वो चंद्रमा द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वहीं जन्म कुंडली के माध्यम से अगर देखें तो चंद्रमा बहुत प्रभावी इन्फ्लुएंसिव जो प्लैनेट होके इस पूरे वर्ष को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, उसके ऊपर अपना अधिकार बनाए हुए बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा की राशि जो है, जिसको हम कैंसर राशि के नाम से जानते हैं, इमोशनल राशि है। ये देखते हैं कि इसके साथ ये नया वर्ष पर्सनली और फिर इसके फाइनेंस को किस तरह से प्रभावित करता है। अब हम अगर इस बात को ही देखें तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम जान लें कि चंद्रमा की कुंडली वैसे आपने बनाई होगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि राहु दूसरे घर में होंगे, दूसरे घर में राहु, राहु एक छाया है और उसका दूसरे घर में आ जाना छाया का कहीं ना कहीं कुछ भय पैदा करता है। चलो देखते हैं कैसा भय होगा। बृहस्पति तीसरे घर में होंगे, शनि 5th हाउस में होंगे, वहीं सूर्य बुध 6th हाउस में, चंद्रमा 7वें घर में, मंगल शुक्र और केतु का 8वें घर में निवास होगा। राशिपति जो हैं, चंद्रमा जो हैं, वो पूर्ण स्ट्रेंथ के साथ अपनी राशि को, अपनी लगन को देख रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी हेल्थ ठीक रहेगी, उसमें कुछ जकड़े तो नहीं होंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर इस चीज़ को हम देखें तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आप हेल्थ, चाहे यहाँ पे कितने बुरे बुरे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, कितने भी बुरे बुरे प्रभाव बैठे हैं, फिर भी मैं कैंसर राशि वालों के लिए एक अचीवमेंट भरा साल देख रहा हूँ। एक तो चंद्रमा का पूर्ण अधिकार, राशि के ऊपर अधिकार, नंबर के द्वारा अधिकार, और उसके अलावा उस समय में ग्रहों की स्थिति जो जान पड़ती है, अगर उसको थोड़ा और हम उधेड़-बुन करें तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस जो है इस बार नई ऊंचाइयों को छूने की ओर होगा, नई नई चीज़ें करने की ओर होगा। प्रेम संबंधों में लोगों का बहुत विश्वास होगा,
प्रेम संबंध जो होते हैं अक्सर कर ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के ही प्रेम संबंध नहीं होते हैं। माँ बेटी का, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बाप बेटी का, बहन भाई का, ये बहुत सारे प्रेम संबंध होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जो एक प्रेम की भावना मैं देख रहा हूँ कि पूरे वर्ष एक नया नज़रिया आप लोगों का होगा, जो कि एक बेहतरीन बात है, जो हम चाहते हैं कि साच कहूँ सुन लेहु सवे, जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभु पायो। तो इस बात को कहीं ना कहीं ये चीज़ सार्थक करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत विशेष रूप से सार्थकता इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, स्टबर्ननेस। जब कोई चीज़ हम अच्छे तरीके से करते हैं और अधिकार में आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से या अपने आप को हमेशा करेक्ट बताने की, सही दिखाने की कोशिश में कई बार हम स्टबर्न हो जाते हैं। बस इसको, हालांकि चंद्रमा में ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना होगा। प्रेम संबंधों में, सेहत के मामले में, आगे परिवार में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ जुड़ी हुई हैं 2017 में कैंसर राशि वालों के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये वर्ष विशेष चंद्रमा की दशा भी रहेगी, तो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत बेहतरीन साल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी कैंसर राशि या लगन वालों की कुंडली में भी ग्रहों की दशा इस समय बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी दशाएं चल रही हैं, अच्छी ग्रह पोजीशन है, अच्छा गोचर है, तो निश्चित तौर पे शत्रुहंता, जैसे शत्रुओं का नाश कर सबको अपना बना लेने की शक्ति इन लोगों में होती है, तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ। ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा एक मूव जो है कैंसर राशि वालों के लिए बना हुआ है। वहीं अगर मैं धन की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले कहा, राहु सेकंड हाउस में एक शैडो प्लेनेट का आ जाना, यानी कि फैमिली और फाइनेंस, दो चीज़ों में शैडो बैठी हुई है, तो ये एक इनसिक्योरिटी जो है, एक इस तरह की स्थिति को पैदा करती है जिसमें आप बहुत श्योर हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ें इस तरह से होगी, लेकिन सामने वाले लोग आपके इस मिजाज से कि आप बदल कैसे गए हैं, क्योंकि आप पास में शायद ऐसा नहीं होंगे, कुछ आपकी ऐसी बातें रही होंगी जिसको लेकर जो आपका ये बदला हुआ नज़रिया है, लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। इस वजह से जिस गति से चीज़ें बदलनी चाहिए, जिस गति से आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फेवर में, उस हिसाब से कुछ कमियां जरूर रहेंगी। शायद वो आप उसके कारण नहीं होंगी, आपकी पास में की गई एक्टिविटीज़ उसका एक बड़ा कारण होगी, और लोगों का उसके प्रति जो रवैया होगा वो सबसे बड़ा कारण होगा। वो परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त मित्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम अलग अलग हाउसेस की बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये राहु का एक अपना प्रभाव है। इसके बावजूद भी क्या हमारे पास धन आएगा? क्या हम इन सब लोगों को अपना ये यकीन दिला पाएंगे कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं वास्तव में ही आप लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता हूँ, उसको हम जानने की अगर कोशिश करें तो मैं ये देख पा रहा हूँ एक बार फिर से कि जी हाँ, आपके धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। जी हाँ, आप लोगों को बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, उन बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से सुधार पाएंगे। ये टेक्निक, ये स्किल कहीं ना कहीं से आपको मिल गई है या मिलने वाली है, भगवान जाने क्या है, लेकिन आप उन लोगों को मना ही लेंगे और ये सिलसिला बहुत अच्छा बन जाएगा। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चित भी रहेंगे, परिवार में, सोसाइटी में, इधर उधर दोस्तों में आपके नाम को जाना जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट कैंसर राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ। आखिरी के 2, 3, 4 मिनट हैं, फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज हमने आपकी कॉल्स नहीं ली हैं, लाइव कॉल हमने बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि इस तरह से हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें। हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसी ही बात की जाए कि कुछ समय के लिए हम आपकी कॉल्स को जो है वो ना लें, लेकिन फिर भी आप फीडबैक नंबर जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 0182721641, उस नंबर को डायल कर आप अपने लिए प्राइवेट कंसल्टेशन चाहें तो उसी नंबर से मिलेगी। आप कोई और बात बताना चाहते हैं, जैसे आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सवाल रखते हैं, कुछ कहते हैं, तो इसी नंबर पे ही आपको बात करके मिलेगा। और ये नंबर आपको हर तरह की सर्विस देता है। तो ये ना कहें, कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि क्या है, तो आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो इसी नंबर से मिलेगी, और जो भी जानकारी हो वो दुरुस्त होगी, इस बात का मुझे यकीन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 चीज़ें जहाँ मैंने देखी हैं वो निश्चित तौर पे एक सुकून भरी बात जो है वो मैं देख पा रहा हूँ। तो कैंसर राशि वालों की अगर हम बात करें तो इस तरह से ही है। अब आखिरी के 1 मिनट में हम क्या बात करें, यही बात करूँगा कि आज का
शो हम थोड़ा देरी से शुरू कर पाए, लेकिन फ्राइडे फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। उस दौरान फिर से इसी तरह से हम 12 राशियाँ और 2017 के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ये जो हम वीकली फॉरकास्ट राशियों की बात करते हैं शायद वो नहीं करूँगा। हो सकता है कि पहले आवर में या पहले कुछ हाफ एन आवर में हम आपकी कॉल अटेंड ना करें, तो इसलिए आप इस बात को लेके बेफिक्र रहें बस। और अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फीडबैक नंबर आ रहा है उसी नंबर पे आप राब्ता करें, उसी नंबर पे डायल कर आप अपने लिए जो भी टाइम है उसको बना सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप और मैं मिलके शेयर करेंगे कि किस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे ना जाए। बस इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। गुड नाइट।